नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज की कहानी राजस्थान की राजधानी जयपुर से है। कोई तकरीबन 5 महीने पुरानी बात है। 24 मई 2023 के रोज 7वीं क्लास में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट, जिसकी उम्र यही कोई 12-13 साल के आसपास की है, वो अपने घर से अचानक गायब हो गया। घर वालों ने ये रियलाइज़ किया कि दोपहर 12 बजे वो अपने घर से बाहर निकला था मोहल्ले में ही किसी के पास जाने के लिए, लेकिन इसके बाद वो नहीं लौटा। घर वाले बहुत परेशान हुए। आप समझ सकते हैं, इस छोटे उम्र का लड़का अगर घर से बाहर निकले, गायब हो जाए, नहीं आए, तो माँ बाप को कैसी और क्या बेचैनी होती होगी। वो बहुत परेशान हुए। सारा दिन नाते रिश्तेदारों में, जानकारों में अपने बेटे के बारे में पता करते रहे, ढूंढते रहे, पूछते रहे, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। और आखिरकार एक रोज़ बाद, यानी 25 मई को, इसी साल की बात है, 25 मई को उन्होंने लाल कोठी पुलिस स्टेशन में अपने छोटे से बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और जांच शुरू करने के साथ ही पुलिस ने पहले तो घर वालों से ही पूछताछ की कि कहाँ जाता था, क्या करता था, शौक क्या थे बच्चे के, क्या खेलता था, किसके साथ खेलता था, ये सारी बातें। इसी पूछताछ में पुलिस को ये पता चला कि वो बच्चा जो है वो कबूतर पालता था और कबूतरों का उसे बहुत ज़्यादा शौक भी था। तो खैर, ये एक जानकारी थी, लेकिन सिर्फ इस एक जानकारी के ज़रिए बच्चे का पता लगाना थोड़ा मुश्किल काम था। पुलिस को ये लगने लगा, जब एक एक दिन करके कई रोज़ गुजर गए, पुलिस कोशिश करती रही, बच्चे का कोई पता नहीं चला और बच्चे के पास कोई मोबाइल फ़ोन भी नहीं था, तो पुलिस के लिए मामला सॉल्व करना थोड़ा और भी मुश्किल था। क्योंकि अगर कोई फ़ोन वो यूज़ कर रहा होता तो कम से कम ये पता चलता कि उसकी आखिरी बार किससे बातचीत हुई, या अगर किसी ने किडनैप भी कर लिया है तो वो इस वक्त कहाँ पर है, लोकेशन ट्रेस करने की पुलिस कोशिश करती, लेकिन वो ऑप्शन भी नहीं था इस मामले में। तो खैर, पुलिस जब कई दिन गुजर गए और पुलिस को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, तो पुलिस ने ये मान लिया कि शायद बच्चे को किसी ने मार दिया है, बच्चे की हत्या हो गई है। पुलिस ने घर वालों को तो इसके बारे में नहीं बताया, लेकिन अपने तौर पर तकरीबन 100 पुलिस वालों की टीम, जिस जगह की ये बात है, लाल कोठी के आसपास का जो इलाका है, वहाँ तमाम जितने नाले हैं, गंदे नाले हैं, उन तमाम जगहों पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन की शुरुआत कर दी। और उन दिनों में बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी जयपुर में, और तमाम नाले जो है वो उफान पर थे। पुलिस को ये लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि कातिल ने बच्चे की हत्या करके लाश के टुकड़े कर दिए हों और लाश को किसी नाले में फेंक दिया हो, क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि कातिल जो है सबूत मिटाने के लिए लाशों का यही अंजाम करते हैं। तो पुलिस को न जाने क्यों ऐसा लग रहा था, और पुलिस ने नालों में एक मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन इसका पुलिस को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस बीच पुलिस की अलग अलग टीमें इस मामले को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। एक टीम जो है वो सीसीटीवी फुटेज के ऊपर फोकस कर रही थी, और जहां ये बच्चा रहता था उसके आसपास के तमाम इलाके के सीसीटीवी के फुटेज पुलिस कलेक्ट कर रही थी। इस प्रोसेस में कई दिनों का वक्त लगा, और 30 मई को, तकरीबन 5 दिन बाद, पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज में बच्चे की तस्वीर नज़र आई। बच्चा खुद से बड़े एक नौजवान के साथ जाता हुआ दिख रहा था। हालांकि तस्वीरें बहुत साफ नहीं थी, आइडेंटिफाई करना सीसीटीवी फुटेज को देखकर थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन पुलिस को देखकर लगा कि शायद ये वही बच्चा है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, और बच्चा किसी दूसरे लड़के के साथ जा रहा है। अब पुलिस ने घर वालों को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई और घर वालों से पूछा कि ये लड़का कौन है और क्या ये आपका बच्चा है। तो घर वाले तो देखते ही पहचान गए कि हाँ, ये हमारे बच्चे की ही तस्वीर है, फुटेज में तो वही दिख रहा है। और साथ में कौन है, जब पुलिस ने पूछा तो घर वालों के चेहरे का रंग उड़ गया। असल में ये उन्हीं के परिवार का एक दूसरा लड़का था, नौजवान लड़का, जो इस बच्चे का रिश्ते में चचेरा भाई लगता था। लेकिन सवाल यह है कि अपने चचेरे भाई के साथ अगर वो कहीं गया तो फिर उसे वापस लौट आना चाहिए था, क्योंकि चचेरा भाई तो वापस आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चचेरा भाई भी पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से अपने छोटे भाई को ढूंढ रहा है। जब घर वाले 25 मई को उस बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने लाल कोठी पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, तब भी ये नौजवान चचेरा भाई परिवार वालों के साथ पुलिस स्टेशन में मौजूद था। पुलिस से फरियाद कर रहा था कि मेरे भाई को ढूंढ दीजिए। ये बातें घर वालों को बहुत परेशान भी कर रही थी, हैरान भी कर रही थी, और ख़ुद पुलिस का भी दिमाग चकरा रहा था। पुलिस ने अब इस नौजवान को इंटरसेप्ट करने और उससे पूछताछ करने का फैसला किया। पुलिस ने उसे बुलाया थाने में और उससे पूछताछ करने की शुरुआत की। शुरू में तो वो अपने
भाई के साथ जाने की बात से ही इनकार कर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दिखाया तो मान गया कि हाँ वो अपने भाई के साथ गया था। और उसने ये भी बताया कि चूंकि उसके छोटे भाई को कबूतरों का बड़ा शौक़ है तो उसने उसे एक सफ़ेद कबूतर दिलाने की बात कही थी और इसलिए अपने साथ लेकर गया था। लेकिन जब कबूतर उसे नहीं मिला, नहीं दिला पाया, तो फिर वो अपने काम पर वापस चला गया और ये बच्चा घर चला गया। ये बात उसने पुलिस को बताई पूछताछ के दौरान, लेकिन पुलिस उसकी बातों से कन्विंस्ड नहीं थी, क्योंकि वही आखिरी आदमी था जिसके साथ इस बच्चे को आखिरी बार जिंदा देखा गया था। ऐसे में ये कह देना कि मेरे साथ गया था फिर वो वापस चला गया, ये बात बहुत आसानी से गले से नीचे नहीं उतरती है। क्योंकि अगर ये लड़का उस बच्चे की गुमशुदगी में नहीं होता तो कोई और भी होता, तो जो दूसरा कोई होता तो वो कम से कम सीसीटीवी फुटेज में या किसी भी तरीके से उसके बारे में पुलिस को कोई जानकारी मिलती, लेकिन और कोई लीड भी पुलिस के पास इस मामले में नहीं थी। तो पुलिस लगातार इस नौजवान से उसके चचेरे भाई की गुमशुदगी के बारे में पूछताछ कर रही थी और 31 मई के रोज़ जयपुर पुलिस ने इस लड़के से पूरे 10 घंटे तक इंटरोगेशन किया, 10 घंटे तक। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे 10 घंटे तक ये लड़का अपने आप को बेगुनाह बेकसूर बताता रहा और यहाँ तक कि पुलिस वालों ने भी पूछताछ करने के बाद ये मान लिया था कि इस लड़के का वाकई अपने छोटे भाई की गुमशुदगी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये इत्तेफाक हो सकता है कि आखिरी बार छोटा भाई उसके साथ जा रहा था, गया था, लेकिन इसका अपने भाई की गुमशुदगी से कोई लेना देना नहीं है। तो पुलिस वाले एक तरह से उस नौजवान को क्लीन चिट देने की तैयारी कर रहे थे और पुलिस ने ये सोच लिया था कि अगले रोज़ यानी जून की 1 तारीख को सुबह को इस लड़के को पुलिस छोड़ देगी, क्योंकि 10 घंटे 11 घंटे की पूछताछ के बाद जब कुछ निकला ही नहीं तो फिर इस आदमी को तो छोड़ देना ही बनता है। पुलिस ने ये मन बना लिया था। खैर, पुलिस ने सोचा कि रात को तो ये हमारे साथ ही रहेगा और इस बीच एक पुलिस वाले को न जाने क्या सूझा, उसने उस लड़के की तलाशी लेने की शुरुआत की। किसी ऑफिसर ने कहा कि तलाशी लो एक बार, जामा तलाशी। तो जब पुलिस ने उसकी बॉडी फ्रिस्किंग की तो उसकी जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकला। अच्छा, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है, किसी भी आदमी के पास चाबियों का गुच्छा तो हो ही सकता है, बिलोंगिंग्स उसके होते हैं, चीज़ें होती हैं। तो चाबियों का जो गुच्छा निकला उसमें कुल 12 चाबियाँ थी। ये लड़का जिसे पुलिस पूछताछ के लिए लेकर आई थी, ये जो चचेरा भाई है, ये पेशे से एक कसाई था और जानवरों को काटने का काम करता था। तो आप उसे एक ये भी कह सकते हैं कि वर्किंग पर्सन था, काम काज करने वाला लड़का, ऐसा कोई बेरोज़गार या स्टूडेंट नहीं था। तो चाबी का गुच्छा उसके पास होना लाजमी था, भाई धंधा करता है, कहीं कोई सामान रखता होगा, कुछ करता होगा। तो 13 चाबियाँ उस गुच्छे में थी। अब पुलिस ने इन 13 चाबियों के बारे में उससे पूछताछ करना शुरू किया। पहली चाबी के बारे में पूछा कि भाई ये चाबी किस चीज़ की है, लड़के ने बता दिया। दूसरी के बारे में पूछा, बता दिया। तीसरी के बारे में पूछा, बता दिया। इस तरह से तमाम 12 चाबियों के बारे में वो लड़का जो है पुलिस को जवाब देता रहा कि ये चाबी उस जगह की है, ये उस अलमारी की है, मैंने वहाँ ये रखा हुआ है, ये चाबी उसकी है, ये तो बेकार चाबी है, इससे कुछ खुलता ही नहीं है, ये सारा बताता रहा। लेकिन जब 13वें चाबी की बारी आई, 13वीं चाबी, और उससे इस 13वीं चाबी के बारे में पूछा तो उस लड़के के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस वाले कुछ देर के लिए हैरान हो गए कि भाई ये क्या बात हुई। 12 चाबियों के बारे में वो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जो है जवाब देता रहा, लेकिन 13वीं चाबी के बारे में पूछते ही इसके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया। आमतौर पर पुलिस वाले जब पूछताछ करते हैं तो बहुत माइन्यूटली सब्जेक्ट को, या आप ये कह लें कि जिस आदमी से भी वो पूछताछ करते हैं उसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व भी करते हैं, क्योंकि उसके बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीज़ें पुलिस वालों को पता चल जाती है, उनकी निगाहें पारखी होती हैं। तो जब पुलिस ने देखा कि 13वीं चाबी के बारे में पूछते उसके चेहरे का रंग उड़ गया, तो पुलिस ने फिर अफर्म तरीके से, यानी और सख्ती से और मुस्तैदी से उस चाबी के बारे में पूछना शुरू किया। उसने इधर उधर की बातें कही और फाइनली उसने कहा कि ये तो मेरी बहन के घर की चाबी है और मेरी बहन का ये घर जो है वो खाली रहता है और जयपुर में ही खो नागोरियन इलाके में वो घर है। तो सिंस पुलिस को शक तो इस पर था ही, ऊपर से 13वीं चाबी के बारे में पूछने पर उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया। जवाब हालांकि उसने ये दिया कि ये मेरी बहन के घर की चाबी है और घर खाली है, तो पुलिस का शक थोड़ा और गहरा गया। उसने अब इस लड़के से कहा, ठीक है, हमें उस घर में ले चलो, खो नागोरियन इलाके में तुम्हारी बहन का जो घर है उस घर में हमें ले चलो। अब ये लड़का वहाँ जाने से आनाकानी करने लगा। पुलिस का शक जो है धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा। पुलिस इस लड़के को फाइनली लेकर आधी रात को उस मकान में पहुंची। घर का ताला खोला गया, इसी लड़के से कहा ताला खोलो, और
जब तक ताला नहीं खोला गया था, जब तक उस घर के अंदर पुलिस वाले और ये लड़का दाखिल नहीं हुआ था, तब तक ये लड़का बार बार ये कह रहा था कि यहाँ किसी को ढूंढने का क्या मतलब है, उसका भाई तो यहाँ हो ही नहीं सकता और यहाँ कैसे होगा, इस घर में तो कोई आता भी नहीं है। इस तरह की तमाम बातें वो लड़का पुलिस वालों को कह रहा था। लेकिन पुलिस तो मकान की तलाशी लेने आई थी, तो पुलिस ने उसी से वो ताला खुलवाया। ताला खुल गया वाकई 13वीं चाबी से। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर से एक बदबू का भभका सा आया, यानी एक फाउल स्मेल जो है बड़ी तेज़ लोगों के नाक में लगी। अब पुलिस वाले जो है ये मान चुके थे कि घर के अंदर बच्चे की लाश है। टॉर्च की रोशनी में पूरे घर की तलाशी लेने की शुरुआत हुई और एक कमरे में पुलिस को एक बोरी प्लास्टिक की पड़ी हुई मिली, जिसका मुंह जो है वो बहुत सख्ती से एक रस्सी से बंधा हुआ था और बोरी के इर्द गिर्द जो है कुछ कीड़े और मक्खी जैसी चीज़ें भी पुलिस को नज़र आई। पुलिस ने इस लड़के से कहा, बोरी खोलो। लड़के ने खोला और जब खोला तो अंदर उस छोटे से बच्चे की, 12 साल के छोटे से बच्चे की सड़ी गली लाश मिल गई। यानी ये जो लड़का है जिसे पुलिस ने पकड़ा था, चचेरा भाई, ये लगातार अपने छोटे भाई की गुमशुदगी को लेकर झूठ बोल रहा था। अब पुलिस ने इससे कायदे से सख्ती की, पूछताछ की, तब इसने माना कि उसने ही अपने छोटे भाई की हत्या की है और न सिर्फ हत्या की है, हत्या करने से पहले उसके साथ दुष्कर्म भी किया है। लेकिन क्या ये सिर्फ दुष्कर्म की वजह से की गई हत्या थी या इसके पीछे कोई और भी बात है? तो जब इस लड़के से पूछताछ हुई तो उसने एक कहानी सुनाई। उसने बताया कि ये जो लड़का है 12 साल का, ये बेशक उसका छोटा भाई है, लेकिन वक्त बेवक्त ये बड़ी बदतमीज़ी से उसके साथ पेश आया करता था। अपने बड़े भाई को, चचेरे भाई को वो अक्सर गालियां दिया करता था, लोगों के सामने उसे जलील करता था और एक तरह से उसकी खिल्ली उड़ाता था, मजाक करता था उसके साथ। और ये बात, ये जो नौजवान लड़का है जो कसाई का काम करने वाला, इसको वो बात बहुत नागवार गुजरती थी और उसके सीने में आप कहिए कि बदले की आग थी और वो चाहता था कि वो इस छोटे से बच्चे को सबक सिखाए और उससे बदला ले। इसी प्लानिंग के तहत उसने 24 मई को अपने चचेरे भाई से ये कहा कि वो उसे एक सफ़ेद कबूतर दिला सकता है, उसके किसी दोस्त के पास है, अगर वो चाहे तो उसके साथ चले। अब ये बच्चा चूंकि कबूतर पालता था, इसको लालच हो गया, इसको लगा कि हाँ सफ़ेद कबूतर मिल जाए तो मज़ा आ जाए। फिर वो अपने चचेरे भाई के साथ निकल गया। कुछ देर के लिए वो भूल गया कि वो अपने चचेरे भाई के साथ कैसे पेश आता है, किस तरह उसे बेइज्जत करता है। और ये जो चचेरा भाई है अपने छोटे भाई को लेकर पहुंचा सीधे वहीं खो नागौरियन इलाके में, उस खाली पड़े मकान में, जहाँ पर मतलब जो मकान उसकी बहन का है। मकान का ताला खोला, अंदर गए दोनों भाई और अंदर जाने के बाद ये जो बड़ा लड़का है ये अपने असली रूप में आ गया। इसने उस छोटे से बच्चे को बुरी तरह से पीटा, पूरी ताकत से पीटा और पीटने के बाद उसके हाथ पैर बांध दिए। उसके बाद उसके साथ ज़्यादती की, जिस्मानी तौर पर दुष्कर्म किया और फाइनली उस बच्चे की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। कबूतर वगैरह का बहाना तो था झूठा, कबूतर की कोई बात ही नहीं थी, बदला लेना था। और इस तरह से हत्या करके वो फिर वहाँ से निकल गया। निकलने से पहले उसने ये सोचा कि लाश को अगर कहीं बाहर निपटाने जाऊँगा तो दिक्कत होगी, क्यों नहीं इसे प्लास्टिक की बोरी में बहुत सख्ती से पैक कर दूँ, लाश यहीं सड़ गल कर ख़त्म हो जाएगी। दरवाज़ा भी बंद है, मकान में कोई आता जाता नहीं है, थोड़ा आइसोलेटेड भी है, आसपास भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते, तो कभी ये राज भी बाहर नहीं आएगा। कई साल बाद जब मिलेगा तब देखेंगे या बाद में लाश निपटा देंगे। ऐसा कुछ सोचा उसने और प्लास्टिक की बोरी में लाश भर के उसको बांध कर वो चला आया। ये वही 24 मई की घटना है। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि 25 मई को ये परिवार वालों के साथ अपने ही छोटे भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाने पहुंचा था। लेकिन फिर कैसे कैसे तफ्तीश आगे बढ़ी और कैसे ये लड़का पकड़ा गया, ये पूरी कहानी आपने सुनी। अगर उस 13वीं चाबी का रहस्य नहीं खुलता तो शायद वो मकान नहीं खुलता, और अगर वो खाली पड़ा मकान नहीं खुलता तो ये बोरी नहीं खुलती, और बोरी नहीं खुलती तो बच्चे की लाश नहीं मिलती। तो अपने आप में काफ़ी पेचीदा, काफ़ी उलझाने वाली कहानी, एक ऐसी कहानी जिसमें कातिल को पुलिस बस क्लीन चिट देने ही वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर उस कातिल की जेब से बरामद चाबियों के एक गुच्छे ने उसका राज फाश कर दिया। तो आज की कहानी यहीं तक। आई होप आप लोगों को ये कहानी शॉकिंग लगी होगी, हैरान करने वाली लगी होगी। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से पुलिस ने जो है कुछ फिंगरप्रिंट्स और शर्ट के स्टिकर से कत्ल के एक मामले को सुलझाया है, उस मामले में
नवी मुंबई का वो केस था, उस मामले में जिन दर्शकों ने कमेंट किया है, ये कुछ लोगों के नाम पढ़ता हूँ। गॉड असौप के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। मगन झा जी ने भी कमेंट किया है। मीता भट्टाचार्य जी मेरी गार्जियन जमशेदपुर से हैं, और उन्होंने कमेंट किया है। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी इंसान को अपने सैलरी के बारे में, अपने प्रोफाइल के बारे में किसी भी दूसरे आदमी को बहुत खुलकर नहीं बताना चाहिए। ये चीज़ें जो है अक्सर जुर्म की वजह बनती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। IK फैशन, इन्होंने भी कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। रेखा भट्ट जी रेगुलर कमेंट करती हैं, उन्होंने कहा है कि लालच बुरी बला है, अक्सर लालच की वजह से बहुत सारी अपराध की घटनाएं होती हैं। शंकर राव आसोडा जी का कमेंट है। परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से कमेंट करते हैं, और उन्होंने अपने कमेंट्स को थोड़ा सा चेंज किया है। पहले वो सिर्फ इतना लिखते थे, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम जर्मनी, अब उन्होंने जोड़ दिया है एंड थैंक यू सर। बहुत बहुत स्वागत आपका परूप जी। स्प्रिहा रॉय ने कमेंट किया है, तो उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो खैर, आज के लिए इतना ही। आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए और इतनी हौसला अफजाई के लिए। आज जो कहानी, आज जो वाक़या मैंने आप लोगों को सुनाया, उस पर आपकी राय क्या है, प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आप सारे लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।